हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिनास हॉरिजॉन। आज हम क्लास 10 का दूसरा चैप्टर करने जा रहे हैं जो है अम्ल, क्षारक एवं लवण। आज हम इसके नोट्स भी देखेंगे और साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि अम्ल क्या है। अम्ल की परिभाषा देखेंगे। अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में प्रायः खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये हम क्लास 8 में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं ना, कि अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जैसे क्या हो गया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसके लिए एक ट्रिक भी होता है कि हम कैसे याद रखें कि अम्ल कभी कभी होता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिटमस पत्र पर कौन कैसा प्रभाव डालता है। तो एक यहाँ पे ट्रिक है, अगर हम कहें कि कौन नीला लिटमस को लाल करता है तो जो अनिल, ये इससे आप याद कर सकते हैं कि अम्ल नीला को लाल करता है, अनिल। ठीक है, ये एक ट्रिक है याद रखने के लिए लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है इस चीज़ के लिए। अच्छा, ये तो हम 8 क्लास में पढ़ चुके थे। अभी एक चीज़ और नया है इसमें। अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे हम जानते हैं ना, HCl इसमें था ना, तो HCl को जब हम वाटर देते हैं तो इसमें क्या होता है, H+ और Cl-। H+ में टूटता है और Cl- में टूटता है, मतलब यहाँ पे हमको H+ आयन मिल रहा है, मतलब ये अम्ल है, ये होता है। अब हम देखते हैं क्षारक। क्षारक उन सभी पदार्थों को कहते हैं जिसका स्वाद प्रायः कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और इसके लिए एक ट्रिक है, ये ट्रिक छालनी, मतलब क्षार करता है लाल को नीला। ये ट्रिक याद रखिए तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि लिटमस पत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। एक अनिल है, एक छालनी है। ठीक है, बाकी एक भी आप याद रखते हैं अनिल तो उसका दूसरा उल्टा ही होगा, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद क्षारक उस पदार्थ को कहते हैं जो जल में खुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। जो अम्ल था वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है, लेकिन अब यहाँ पे जो क्षारक है वो क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये NaOH जब वाटर से अभिक्रिया करता है तो किस में टूटता है, Na+ और OH- में। ये होता है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये OH- में टूटता है, तो ये होता है क्षार। ये हुआ अम्ल और क्षार की परिभाषा। अब हम देखते हैं सूचक, मतलब अम्ल और क्षार को पता करने के लिए क्या क्या सूचक है। सूचक क्या होता है, सूचक वे सभी पदार्थ जिसका उपयोग अम्ल तथा क्षार की जांच के लिए किया जाता है उसे सूचक कहते हैं। क्या क्या, लिटमस पत्र, हल्दी, गुड़हल, ये सभी चीज़ें सूचक जो हमको बताते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षार है। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं सूचक के प्रकार क्या क्या हैं। सूचक के प्रकार, पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है संश्लेषित सूचक, तीसरा है गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, मतलब उसमें कोई कृत्रिम चीज़ें उसमें किसी मानव ने नहीं बनाया है। तो प्राकृतिक सूचक में हमारा आ जाता है लिटमस। लिटमस हमको कहाँ से मिलता है, लाइकेन के पौधे से लिटमस मिलता है। ठीक है, इसके बाद हल्दी, पेटूनिया, गुड़हल का फूल, ये सभी आते हैं प्राकृतिक सूचक में। इसके बाद दूसरा है संश्लेषित सूचक, मानव निर्मित पदार्थ को संश्लेषित सूचक कहते हैं। वे सभी सूचक जो जिसे मानव ने बनाया है वो होते हैं संश्लेषित सूचक। इसके एग्जाम्पल क्या है, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। इसके बाद तीसरा प्रकार है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में हमारे क्या आ जाते हैं, वे सभी पदार्थ जिसका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, वो होते हैं गंधीय सूचक। जैसे प्याज, वेनिला, लौंग का तेल, ये होते हैं गंधीय सूचक। मतलब ये अम्ल और क्षार के साथ जब रिएक्शन करते हैं, उसके साथ रख देते हैं तो इससे गंध में बदलाव होता है। अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म में पहला गुण, अम्ल धातु से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एक अम्ल दिया हुआ है H2SO4
और यहाँ दिया हुआ एक धातु Cu कॉपर। तो ये जब अम्ल और ये धातु जब अभिक्रिया करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, H2 हाइड्रोजन गैस और CuSO4 ये हमको मिल जाता है जो है लवण। तो जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और हमको लवण मिलता है। दूसरा, अब देखेंगे अम्ल जब क्षारक से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। अम्ल जब क्षारक से अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं, और लवण तथा जल बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यही होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर एक अम्ल है HCl और एक क्षारक है NaOH। जब हम इसको अभिक्रिया करवाएं तो हमको क्या मिला, H2O जल मिल गया ना, और NaCl सोडियम क्लोराइड, एक हमको लवण मिल गया, जल और लवण मिल गया। तो ये क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तीसरा, अम्ल धातु से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया करवा रहे हैं। जैसे हमारा अम्ल है ना यहाँ पे HCl, इसको हम करवा रहे हैं Na2CO3 से। तो Na2CO3 से जब हम अम्ल की अभिक्रिया कर रहे हैं जो है धातु कार्बोनेट, तो हमको क्या मिल रहा है, H2O जल मिल गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, और NaCl सोडियम क्लोराइड हमको लवण मिल गया। ये होता है जब अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तब। नेक्स्ट, एक और हमारा है जब धातु अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, लवण और जल बन रहा है। धातु, इसलिए धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल जब धातु ऑक्साइड से भी अभिक्रिया करेगा तब भी लवण और जल बनाएगा। और हम पहले देखें जब अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता है तब भी लवण और जल बनता है, इसीलिए धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। जैसे हम ZnO जिंक ऑक्साइड का अभिक्रिया हम यहाँ HCl से करवाएं, धातु ऑक्साइड है ना, जब कोई भी धातु के साथ ऑक्सीजन लग जाता है तो उसे ही कहते हैं धातु ऑक्साइड। और HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है, जब इससे अभिक्रिया होता है तो क्या बन रहा है, H2O जल और ZnCl2 लवण, जिंक क्लोराइड। ये होता है जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तब। अब हम देखते हैं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म क्या है। पहला, क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो वही उल्टा हुआ क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। NaOH HCl का रिएक्शन करवाएंगे तो NaCl और H2O मिलेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। दूसरा, क्षारक अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, इसलिए अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। अम्ल और क्षार में बस एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया कर रहा है CO2 से, तो हमको क्या मिल रहा है, Na2CO3 और H2O। तो ये हो गया जब क्षारक अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। अधातु ऑक्साइड मतलब यहाँ पे जो कार्बन है वो अधातु है ना, और ऑक्सीजन जब इससे मिल गया तो अधातु ऑक्साइड बन गया, और धातु में सिर्फ धातु रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट, अगला हमारा है जब क्षारक धातु से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। क्षारक धातु से अभिक्रिया करके द्विधात्विक ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एक क्षार है NaOH, यह अभिक्रिया करा धातु से Zn से, जिंक से, तो क्या बन रहा है, Na2ZnO2 प्लस H2 सोडियम जिंकेट बन रहा है। ये होता है सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला। ये होता है जब क्षार धातु से अभिक्रिया करते हैं। दुर्बल अम्ल, वीक एसिड किसको कहते हैं, कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्लों को दुर्बल अम्ल कहते हैं। अम्ल क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, तो जो कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल। जैसे हो गया CH3COOH, C2H5, CuOOH, ये हमारे आ जाते हैं दुर्बल अम्ल में। इसके बाद प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्लों को प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, ये होते हैं हमारे प्रबल अम्ल, ये अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अब हम देखते हैं क्षार क्या, अल्कली क्या है। जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। वैसे क्षार जो जल में घुल जाते हैं, जैसे KOH। इसके बाद
NOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होते हैं अल्काली। अब देखते हैं हम लोग pH स्केल क्या है। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन को ही pH स्केल कहते हैं, हाइड्रोजन की शक्ति। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मतलब शक्ति ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। इसका परिसर 0 से 14 होता है। जैसे ये एक स्केल है, इसमें कितने तक नंबर होंगे? 14 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 से 6 तक। यहाँ अगर किसी भी विलियन का माप आ रहा है 1 से लेके 6 तक, अगर 1 से लेके 6 तक आ रहा है मतलब वो जो विलियन है मतलब 7 से कम आ रहा है तो वो जो होगा वो होगा अम्ल। अम्लों का pH मान 7 से कम होता है। और अगर किसी विलियन का मान 7 आ रहा है तो 7 आ रहा है तो मतलब वो जो होगा वो जल होगा, मतलब उदासीन होगा। 7 किसका pH मान? जल का pH मान 7 होता है, ठीक है। इसके बाद 7 से लेकर 14 तक, जो 7 से ज़्यादा होता है 14 तक होता है, वो आ जाता है हमारा क्षार में। क्षारकों का pH मान 7 से अधिक होता है तथा उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। हमारा जो वाटर होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है, तो उसका pH मान कितना होता है? 7। और ब्लड का pH मान कितना होता है? ब्लड का होता है 7.4। ये हल्का क्षारीय होता है हमारा ब्लड। अब हम देखते हैं दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है, कहाँ कहाँ pH का महत्व हमको देखने के लिए मिलता है। पहला है दंत क्षय। जब हमारे मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है, मतलब क्या हो रहा है? अम्लीय हो जाता है, तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। इससे बचने के लिए क्षारीय दंतमंजन की सहायता से मुंह तथा दांतों की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगला है पाचन तंत्र। जब हमारे पेट में अगला है पाचन तंत्र। जब हमारे पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इस स्थिति को अपच कहते हैं। इससे बचने के लिए एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। जैसे कभी कभी ये होता है कि हम जब कभी बहुत ज़्यादा मसाला वाला खाना खा लेते हैं, मीट मछली खा लेते हैं, तो क्या होता है? हम लोग को अपच की शिकायत होने लगती है, धुआं ढकार होने लगता है। क्या होता है? जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारा पेट क्या करता है? हमारे पेट से, हमारे आमाशय से कौन सा? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है ताकि भोजन को पचाया जाए। जब हम यही होता है कि जब हम ज़्यादा तेल मसाला वाला खा लिए, मीट मछली खा लिए, तो ये जो HCl है वो ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट करना होता है ताकि उसको पचाया जाए। लेकिन यही जब HCl ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है तो क्या होता है? हम लोग को एसिडिटी हो जाता है। ज़्यादा जब अम्ल चल जाता है तो एसिडिटी हो जाता है। इसके लिए फिर हम कुछ क्षारीय लेते हैं, जैसे इनो वगैरह पीते हैं, तो फिर हमको वो उदासीन हो जाता है, तो फिर हमको राहत मिल जाता है। इस तरह pH का मान यहाँ पे इस तरह से वर्क करता है। pH किसमें? HCl के बारे में बताया गया है। अगला, पशुओं एवं पौधों से सुरक्षा। मधुमक्खी, बिच्छू, चींटी तथा नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल रहता है। जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो जलन वाले दर्द का अनुभव कभी होता है। जब मधुमक्खी, बिच्छू, चींटी वगैरह कुछ हम लोग को काटती है तो या तो भौरा, तो हमको बहुत जलन जैसा होता है। तो क्या होता है? वो हम लोग के शरीर में मेथनोइक अम्ल छोड़ देते हैं जो हमें जलन वाले दर्द का अनुभव करवाते हैं। अगर कभी भौरा वगैरह काटे तो जब उसमें वो अम्ल छोड़ देता है तो अगर हम खाने वाला सोडा उसमें लगा लें तो हमें काफ़ी राहत मिलता है, क्योंकि ये हुआ अम्ल और जो खाने वाला सोडा होता है वो होता है क्षार, तो वो उसको उदासीन कर देता है और हमको वो जलन वाले दर्द से राहत मिल जाती है। अगला क्या है? जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। जब वर्षा के जल का मान 5.6 से कम हो जाता है मतलब वो अम्लीय हो जाता है, इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो अम्ल वर्षा होगा तो क्या होगा? इमारतों की क्षति होगी,
फसल उत्पादन में कमी होगी, जलीय जंतुओं की उत्तरजीविता कठिन होगी, त्वचा का घाव, त्वचा का कैंसर इस तरह से हो जाएगा। इमारतों की क्षति मतलब वो खराब होने लगेगा। जैसे ताजमहल पहले जो संगमरमर से बना हुआ था तो पहले पूरा व्हाइट था, लेकिन अब जो है संगमरमर ताजमहल वो क्या होगा, हल्का पीला पड़ गया। क्यों पड़ गया है? वो अम्ल वर्षा की वजह से पड़ गया। फसल उत्पादन में कमी, अगर वो अम्ल वाला वर्षा होगा तो फसल खराब हो जाएगा। जलीय जंतुओं की उत्तरजीविता कठिन, अगर पानी में अम्ल चला जाएगा तो उस जल में जीव जंतु नहीं रह पाएंगे और वो मरने लगेंगे। इसके बाद हमारा त्वचा भी उस पानी को सहन नहीं कर सकता, या तो घाव हो सकता है या तो फिर और तरह की बीमारियां हो सकती। ये होता है हमारा अम्ल वर्षा के हानिकारक प्रभाव। ये जो अम्ल वर्षा है, ये भी हमारा पीएच के मान को ही बताया गया है। चौथा नंबर है अगला, पीएच का प्रभाव ही है। पांचवा, उपजाऊ मिट्टी। जब मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। क्या होता है? अम्ल बढ़ जाता है तो फसल का उत्पादन कम हो जाता है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए क्षारकों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है और आपको जानना भी चाहिए कि जल में अम्ल मिलाना चाहिए या अम्ल में जल मिलाना चाहिए। जल में अम्ल कि अम्ल में जल? जल में अम्ल मिलाना चाहिए, अम्ल में जल नहीं मिलाए। ये नहीं कि अम्ल है और उसमें जल डाल दिए, हमको पहले जल लेना और उसमें अम्ल मिलाना चाहिए। जल में अम्ल मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल, क्योंकि सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई उष्मा के कारण मिश्रण असफलित होकर बाहर आ सकता है और हम जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र टूट सकता है। अगर अम्ल है और उसमें हम जल डालें तो अचानक से उसमें जल डालेंगे तो अम्ल क्या होता है, जल सकता है, अम्ल से आग निकल सकता है और हम जल सकते हैं। इसीलिए पहले जल लेना चाहिए और उसमें अम्ल डालना चाहिए जब भी इसका प्रयोग किया जाता है। डाइल्यूशन क्या होता है? जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। मतलब जब हम जल में अम्ल या क्षारक मिला देते हैं तो आयन की सांद्रता में कमी हो जाती है। सांद्रता में कमी का मतलब हम सिंपल मान सकते हैं, घोल का पतला हो जाना या हल्का हो जाना। जैसे अगर मान लें कि हमारे पास ये एक कटोरी में पानी है, मान लेते हैं हम आधा पानी है और उसमें 100 आयन है, तो अगर हम एक चम्मच से उठाएं तो हम बहुत सारे आयन उठ जाएंगे उस चम्मच में। लेकिन यही होगा कि उसमें हम 2 कप पानी उस कटोरे में और 2 कप पानी डाल दें तो क्या होगा, पानी तो बढ़ जाएगा लेकिन आयन तो वही 100 है। तो अब क्या हम एक चम्मच में उठाएंगे तो ऐसे होगा कि पहले जितना उठा उतना उठेगा? नहीं, अब जो आयन की संख्या होगी उस चम्मच में कम आएंगे। तो यही होता है सांद्रता में कमी और इसी को हम कहते हैं तनुकरण। आई होप आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ हमने अम्ल और क्षारक के बारे में सब कुछ देख लिया, उनका गुण क्या है, उनका पीएच पर प्रभाव क्या होता है और पीएच किस किस तरह पर किन चीज़ों पर प्रभाव डालता है। वीडियो में हम देखेंगे लवण के बारे में और उसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे कहाँ लवण होता है और किस किस तरह से उसका हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।